आज हम HCP के लेक्चर में एपिडेमियोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, कैसे हम कंट्रोल करें और प्रिवेंट करें खुद को डिजीज होने से। आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो क्या होते हैं, जो हॉस्पिटल से प्राप्त किए जाने वाले इन्फेक्शन हैं उन्हें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, जो हॉस्पिटल से हमें हो जाते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट या आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो क्या देखते हैं, वो क्या होते हैं, ऑल्सो नोन एज नोसोकॉमिकल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, नोसोकॉमिकल इन्फेक्शन भी बोला जाता है। ये कैसे इन्फेक्शन होते हैं, इज एन इन्फेक्शन दैट इज एक्वायर्ड इन अ हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो ये इन्फेक्शन कौन से होते हैं, जो हॉस्पिटल से एक्वायर किए जाएं या फिर अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जो जैसे टेस्ट लैब होती हैं, पैथोफिजियोलॉजी लैब होती हैं, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की, वहाँ से भी कभी हो जाते हैं। एक्सरे लैब होती हैं तो वहाँ से भी हो जाते हैं, जो अलग अलग अपना हेल्थ केयर सेंटर खोलते हैं, वहाँ से भी हो जाते हैं। ठीक है, तो नोसोकॉमिकल इन्फेक्शन क्या हुए, वो इन्फेक्शन जो हमें हॉस्पिटल से एक्वायर हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। A nosocomial infection is contracted because of an infection or toxin that exists in a certain location such as hospital. नोसोकॉमिकल इन्फेक्शन कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे अंदर, कब आते हैं, जब कोई भी इन्फेक्शन और टॉक्सिन्स चीज़ें, टॉक्सिन सब्सटेंस कहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, एग्जिस्ट एट सर्टेन लोकेशन, ऐसी लोकेशन पे मिले हमें जहाँ से हमें इन्फेक्शन हो सके। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, कुछ भी तो सैनिटाइज नहीं होता, सब टेबल, बेंचेस, बेड, ये सब क्या होते हैं, जो रैक होती हैं सामान रखने की, अभी कैसी होती हैं, वो सब कंटामिनेटेड ही होती है। एक पेशेंट गया, दूसरा पेशेंट आया और टॉयलेट वगैरह हुए तो वो भी कौन से रोज रोज ऐसे सैनिटाइज होते हैं, तो वहाँ से भी हमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके सर्जिकल वाउंड। सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन कौन से होते हैं, जैसे हमने कहीं पे सर्जरी कराई किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी क्लिनिक पे जाके, तो उसके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे तो वो सैनिटाइज, हमें नहीं पता कि वो रोज़ या हर पेशेंट के बाद सैनिटाइज हो रहे हैं, तो उनसे भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे हॉस्पिटल में टॉयलेट्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सब लोग आते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे आते हैं, कैसे कैसे कौन सी डिजीज़ के पर्सन आते हैं हमें नहीं पता कि कौन कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है या फिर हेल्दी पर्सन है। ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हमें कहाँ से हो जाते हैं, गंदे कंटामिनेटेड टॉयलेट या बाथरूम वगैरह यूज़ करने से, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिससे हमारे लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी स्प्रेट और दवाइयाँ होती हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनकी स्मेल ऐसे उड़ती है हॉस्पिटल के अंदर, गंदी सी स्मेल आती है। कभी हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो अजीब ही स्मेल सी होती है वहाँ पे, तो उससे भी हमें क्या हो जाता है, हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो इनहेल करते हैं हम, फिर उन्हें रख देते हैं, फिर वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं हमारे हाथों से, फिर हम उन्हें इनहेल करते हैं, तो उससे हमारे इन्फेक्शन पे क्या, लंग्स पे क्या पहुँच गया, इन्फेक्शन पहुँच गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है हमारे लंग्स को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंटामिनेटेड चीज़ों से हो रही हैं, ये सब इन्फेक्शन, ये सब बीमारियाँ हमें कैसे हो रही हैं, कंटामिनेटेड चीज़ों से हो रही हैं, जो स्टरलाइज नहीं है, जो सैनिटाइज नहीं है। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ये कैसे हो जाते हैं, जैसे अभी हमने कोई पेशेंट एडमिट है, उसके लिए हम कुछ खाने का लेकर गए, तो वो भी वहाँ पे रख दिया, हमने बेंच पे रख दिया, उसको पेशेंट ने हाथ लगाया, पेशेंट ऑलरेडी नहाया नहीं है तो वो ऑलरेडी कंटामिनेटेड है, फिर वो उसे लेगा तो क्या होगा, वो फूड भी कंटामिनेटेड हो जाएगा और वो फिर उसके इंटेस्टाइनल में जाएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाएगा, तो उससे क्या हो सकता है, उसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो दीज इन्फेक्शन आर कॉन्ट्रैक्टेड विद इन अ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। तो ये जो इन्फेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के अंदर से होते हैं। हमें जैसा भी हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है तो उसी की वजह से ही ये इन्फेक्शन हमें एक्वायर होते हैं। पेशेंट या पीपल, हेल्दी पर्सन भी उसके कांटेक्ट में आने से हो जाते हैं। अब हम
नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे हॉस्पिटल से या फिर हमारी पॉपुलेशन उससे सफ़र करे कैसे भी इन्फेक्शन से। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंट करेंगे ताकि ये इन्फेक्शन ना हो। तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन पढ़ने से पहले हम थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें देखेंगे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में इवन स्टाफ मेंबर ऑफ हॉस्पिटल हु हैव कॉन्टैक्ट विद पेशेंट कैन सफ़र। जो भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो पेशेंट को टच करते हैं, जो उठा के बेड तक ले जाते हैं, जो बेड शीट बदलते हैं, सफाई करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो भी उससे क्या हो सकते हैं, पेशेंट की जो चीज़ें हैं वो टच में तो आ ही रही हैं उनके। जैसे प्रिस्क्रिप्शन हुआ, प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट ने पकड़ा तो वो चला गया फार्मासिस्ट के पास, या फिर उसके जो बेड है, बेड शीट चेंज किए तो वो जो स्टाफ मेंबर हैं जो ये सफाई वगैरह करते हैं तो उनके कांटेक्ट में आया इन्फेक्शन, तो वो भी उससे कांटेक्ट से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इन्फेक्शन में प्रेजेंट आफ्टर डिस्चार्ज। इन्फेक्शन कैसे भी हो सकता है, डिस्चार्ज के बाद भी हो सकता है पेशेंट के हॉस्पिटल से। तो इन्फेक्शन हमें कैसे हो सकते हैं, जैसे पेशेंट चला गया दवाइयाँ वगैरह लेके, फिर भी उसके बॉडी में ऐसी चीज़ें चली गई, ऐसे इन्फेक्शन चले गए, जैसे वहाँ का टॉयलेट यूज़ किया उसने हॉस्पिटल का, तो वो वहाँ से भी उसके अंदर वायरस आया। कुछ भी छोटा मोटा इन्फेक्शन आ जाता है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से, तो आफ्टर डिस्चार्ज भी हमारा पेशेंट इन्फेक्शन ले कैरी करके जा सकता है। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, यानी 3 टाइप के इन्फेक्शन रिकॉग्नाइज किए गए हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में। फर्स्ट है ऑटो इन्फेक्शन। ऑटो कौन से होते हैं, जो माइक्रोब से होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह से, कैरीड बाय पेशेंट ऑन ओन बॉडी, उसकी खुद की बॉडी पे जो इन्फेक्शन वो कैरी करता है माइक्रोब्स के द्वारा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो इन्फेक्शन। एनवायरमेंटल इन्फेक्शन कौन से होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट के यूज़ करने से, जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट है, सब पेशेंट के ऊपर लगता है, सब पेशेंट का बीपी सेम इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, ड्रेसिंग की जाती है, तो वो भी कंटामिनेटेड होंगे, जाहिर सी बात है, बॉडी से टच होते हैं। तो वो इन्फेक्शन कौन से होते हैं, एनवायरमेंटल इन्फेक्शन, किस चीज़ के, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट है क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन कैसे हो सकते हैं, जैसे कोई अदर पर्सन है, उसे कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है और दूसरे को नहीं है, दूसरे को छोटा मोटा इन्फेक्शन है, कोई भी दवाई लेने आया वो उसके कांटेक्ट में आया है, जो या कैसे भी उसकी चीज़ें उससे टच हुई, तो उसको क्या हो जाएगा, क्रॉस इन्फेक्शन हो जाएगा अदर इन्फेक्टेड पर्सन से। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, और वो भी हो सकते हैं इन्फेक्ट जो कम हेल्दी, जैसे जनरल वार्ड होता है, जनरल वार्ड में सारे पेशेंट होते हैं, तो एक दूसरे की चीज़ें तो कांटेक्ट में आ ही जाती हैं, क्योंकि बेड वगैरह सब क्लोज होते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होते, सेम चीज़ें उनके ऊपर यूज़ की जाती हैं। तो ऐसे ये 3 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में। अब हम देखेंगे कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल्स यूज्ड बाय पेशेंट शुड बी डिसइंफेक्टेड। डिसइंफेक्टेड मतलब जो भी पेशेंट ने आर्टिकल्स यूज़ किए हैं, कोई भी सामान यूज़ किया है, तो उसको क्या कर देना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट कर देना चाहिए। मतलब उससे इन्फेक्शन को हटा देने वाले ऐसी चीज़ें, ऐसे सॉल्यूशन जैसे सैनिटाइज़र है, उससे सैनिटाइज कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद इन्फेक्शन शुड बी आइसोलेटेड। कोई भी पेशेंट को इन्फेक्शन है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो उसको क्या करना चाहिए, जो जनरल वार्ड होता है उसमें से अलग कर देना चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए, ताकि वो इन्फेक्शन अपना, वो डिजीज़ किसी और तक ना पहुंच पाए, क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। स्प्लिटिंग एंड स्मोकिंग शुड बी अवॉइड इन हॉस्पिटल। स्प्लिटिंग क्या होती है, जैसे थूक देते हैं और स्मोकिंग करते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। जैसे बोर्ड लगा देते हैं लोग, फिर भी कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पे होती है, तो उससे क्या हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, पेशेंट को भी और हेल्दी पर्सन को भी, ठीक है। शुड बी एडिक्वेट स्पेस बिटवीन बेड। जो भी बेड होते हैं जनरल वार्ड में या फिर सब जो भी स्पेशल वार्ड होते हैं, तो वहाँ पे बेड्स के बीच में स्पेशल एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, यानी 1 मीटर या 1.5 मीटर जितना डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई इन्फेक्शन ना हो सके। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वार्ड रिफ्यूज़। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी वार्ड के अंदर यूज़ हो रहा है, निडल्स हो रही हैं, बेड की शीट्स हो रही हैं,
या टिश्यू हो रहे हैं तो उनको क्या कर देना चाहिए, रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, वार्ड से बाहर डिस्पोज कर देना चाहिए प्रॉपरली। जैसे अभी कोई पेशेंट है, वो उसके कैथेटर लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, उसका जो यूरिनेशन की जो नीचे पॉट होंगे तो वो भी हमें स्टेलाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। मक्खी मच्छर तो सब जगह ही होते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन भी यूज़ करने चाहिए जिससे कि एंटीसेप्टिक जैसे होते हैं, जैसे फिनाइल हुआ, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है, जिससे क्या होता है, डिसइंफेक्शन होता है पूरे हॉस्पिटल का, वार्ड्स का। ठीक है। क्लीनिंग द टॉयलेट सीट्स, जो भी टॉयलेट सीट्स होती हैं उन्हें क्लीन करना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट उन पे आके बैठ जाता है या हर पेशेंट यूज़ कर रहा है टॉयलेट को। ठीक है। एंड स्टरलाइजेशन ऑफ यूरिन पॉट्स, जो भी यूरिन पॉट्स जैसे मैंने बताया कि कैथेटर लगा हुआ है उनके, तो वो यूरिन वहीं पास कर रहे हैं, तो वो भी जो पॉट्स हैं उनको भी स्टरलाइज करना चाहिए प्रॉपर। ठीक है। बेड पैंस एंड यूज़ ऑफ प्रॉपर स्ट्रेंथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जो भी बेड के नीचे पैंस यूज़ किए जा रहे हैं तो उसको भी, क्योंकि पेशेंट उस पर लेटते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो भी हमें स्टरलाइज करने चाहिए, डिसइंफेक्ट तो एटलीस्ट करने ही चाहिए। और यूज़ ऑफ प्रॉपर स्ट्रेंथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यानी ऐसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करें जो लंबे समय तक डिसइंफेक्ट करके रखें। जैसे फर्श को डिसइंफेक्ट करते हैं, पोछा वगैरह लगाते हैं, सामान को डिसइंफेक्टेड करते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसी चीज़ें यूज़ करें, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिससे कि जो एंटीसेप्टिक जो उसका ड्यूरेशन है, जितने जैसे 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, तो ऐसे लंबे समय तक चलने वाली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट है, शुड हैव इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी विच शुड मॉनिटर एंड कंट्रोल। हर हॉस्पिटल को, एवरी हॉस्पिटल को ऐसी कंट्रोल कमेटी होनी चाहिए जिससे कि वो क्या कंट्रोल कर पाए, हॉस्पिटल एंड एक्वायर्ड इन्फेक्शन, या फिर वहाँ की फैसिलिटी जो है, साफ़ सफाई, वो सब मॉनिटर कर पाए, और कहीं पे भी उसको कुछ कमी लगती है तो उसे कंट्रोल भी करे। तो ऐसी कमेटी हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए जो साफ़ सफाई और पूरा हॉस्पिटल को निगरानी में रखे, ताकि वहाँ पे पेशेंट तो है ही, तो और सफ़र ना करे इन्फेक्शन से, और डॉक्टर्स भी खुद भी सेव होंगे। अगर कमेटी होगी तो उनको भी नहीं होगा। शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइट, हर हॉस्पिटल में वेंटिलेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन आए, धूप आए। धूप से भी क्या होता है, डिसइंफेक्शन हो जाता है। वेंटिलेशन से क्या होता है कि जो हवा शुद्ध प्राप्त होगी, पेशेंट को शुद्ध मिलेगी, ऑक्सीजन वाली मिलेगी, तो उससे क्या होगा, पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। मेंटली उसको साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि मैं अच्छी जगह बैठा हूँ, तो वो खुद रिकवर होने लग जाती है उसकी बॉडी। नेक्स्ट है, कम्युनिकेबल डिजीज्ड पर्सन शुड नॉट अलाउड टू वर्क इन हॉस्पिटल। अगर किसी स्टाफ मेंबर को या किसी भी पर्सन को, किसी डॉक्टर को भी कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई है तो उसे हॉस्पिटल में आने देने की परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हेल्दी पर्सन भी हैं पेशेंट के साथ, और पेशेंट भी हैं, तो उनको भी वो डिज़ीज़ हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीसिरा ट्रीटमेंट। अब लास्ट हमारे पास क्या बचता है कि उसको एंटीबायोटिक्स यानी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, उसे मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, एंटीसिरा ट्रीटमेंट दिया जाए, जिससे कि वो पर्सन इन्फेक्शन से बचे। ठीक है। तो ये था कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और DM करें व्हाट्सएप पे। थैंक यू।